बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इसका ये पार्ट 1 है बच्चों। टोटल जो है वो इस चैप्टर के आपके 4 पार्ट्स बनाए जाएंगे। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है चलिए उसे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं इस एरिया में आपको घोड़े वगैरह या फिर जानवर दिख रहे हैं। यहाँ पे जो भाप की शक्ति के बारे में आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, बड़े बड़े घर हैं, फैक्ट्रियां हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है वो नहर की तरह से आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे जो है वो कुछ और भी घर हैं, ऊपर पहाड़ है, बड़े बड़े जंगल टाइप में आपको दिख रहे हैं, और कुछ समतल जो मैदान है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको पढ़ते हैं। ब्रिटेन में 1780 के दशक से 1850 अर्थात ये जो 70 साल का बीच का समय है, इसके अंतर्गत ब्रिटेन में जो उद्योग और अर्थव्यवस्था, उद्योग में और अर्थव्यवस्था में जो रूपांतरण हुआ है उसे कहते हैं प्रथम औद्योगिक क्रांति। अब इस औद्योगिक क्रांति में जो अहम योगदान रहा है वो है मशीनों एवं तकनीकों का। इसकी वजह से क्या हुआ कि हस्तशिल्प और जो हथकरघा उद्योग हुआ करते थे ये सारा काम कहां पहुंच गया, उद्योगों में, अर्थात जो फैक्ट्रियां हुआ करती थी उसमें ये सारा काम पहुंच गया, जिसकी वजह से ये अधिक तेजी से हुआ एवं भारी पैमाने पर माल का जो उत्पादन था उसको संभव बनाया जा सका, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता चली औद्योगिक क्रांति के बारे में। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है कि 1780 से 1850 के बीच का जो 70 साल का समय है इसे उद्योग व अर्थव्यवस्था का रूपांतरण जो हुआ है उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति कहते हैं, जो कि मशीनों एवं तकनीकों से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि औद्योगिक क्रांति शब्द का जो सर्वप्रथम उपयोग है वो किसने किया और किस तरह से किया। तो देख सकते हैं सबसे पहले थे बच्चों यूरोपीय विद्वान। यूरोपीय विद्वान के बारे में आप याद रखें, फ्रांस के हैं जॉर्जेस मिस्ले, जर्मनी के हैं फ्रेडरिक एंजल्स। फ्रांस के जॉर्जेस मिस्ले हैं और जर्मनी के हैं फ्रेडरिक एंजल्स। इंग्लिश में बात करें तो आर्नल्ड टाइनबी। और इन्होंने इस औद्योगिक क्रांति शब्द का उपयोग किस परिवर्तन के लिए किया, 1760 से 1820 अर्थात ये 60 वर्ष का जो समय था इसके बीच में ब्रिटेन में जो औद्योगिक विकास हुआ है इसी के संबंध में औद्योगिक क्रांति का शब्द का जो उपयोग है वो किसके द्वारा किया गया था, आर्नल्ड टाइनबी के द्वारा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, प्रथम औद्योगिक क्रांति शब्द का उपयोग किसके द्वारा किया गया। आगे देखते हैं। अगला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी बच्चों के लिए। यहाँ पे देखिए इसमें दिया हुआ है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम ब्रिटेन, ठीक है। औद्योगिक क्रांति कहां पे हुई, सर्वप्रथम ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन के 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। जिसमें मैप में आपको दिखाऊंगा ताकि आपको मैप बाद में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका वेल्स यहाँ पे, और ये है आपका इंग्लैंड, और यहाँ पे दिया हुआ है सबसे टॉप पे स्कॉटलैंड। तो ये तीनों ही जो थे ब्रिटेन के ऐसे महत्वपूर्ण हिस्से थे जहां पर राजतंत्र यानी कि सम्राट का शासन होता था, ठीक है। इन तीनों ही जगह पर सम्राट का शासन होता था। सम्राट का जहां पे शासन होगा तो सिंपल सी बात है संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था होगी, एक ही मुद्रा प्रणाली होगी, एक ही सिक्का होगा और एक ही बाजार व्यवस्था होगी। और सिंपल सी बात है जब एक ही राज्य है तो कोई टैक्स भी वहां पे नहीं लगा होगा, तो इसीलिए वस्तुओं की कीमत अधिक रहती थी। तो ये तो आपको एक नॉर्मल सी बात आपको पता चली औद्योगिक क्रांति के संबंध में, ठीक है, जो सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुई उसके बारे में। अब देखिए जो महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे वो देखिए 17वीं सदी के अंत तक, 17वीं सदी के अंत तक जो मुद्रा का प्रसार था वो अधिक हुआ एवं बाजार व्यवस्था अधिक तेजी से बढ़ने लगी। और जब मुद्रा बढ़ेगी, मुद्रा का प्रसार होगा, बाजार व्यवस्था अधिक तेजी से बढ़ेगी, तो सिंपल सी बात है जो देश का विकास है वो भी अधिक तेजी से होगा। तो इसी तरह से जो इंग्लैंड था, जो वेल्स और स्कॉटलैंड था, इन सभी का विकास अधिक तेजी से होने लगा। वहीं दूसरी तरफ 18वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड था वो एक बड़े आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजरा जिसे कहते हैं कृषि क्रांति। अर्थात इंग्लैंड जो था, ये जो आप मैप में यहाँ पे देख रहे हैं इंग्लैंड, इसमें कृषि क्रांति 18वीं शताब्दी के अंतर्गत इसका विकास हुआ। अब ये कृषि क्रांति के अंतर्गत क्या क्या काम हुए वो देखिए। तो इसमें क्या था कि सबसे बड़े बड़े जो जमींदार हुआ करते थे इन्होंने अपनी संपत्तियों के आसपास ही छोटे छोटे खेत यानी कि फार्म खरीद लिए और गांवों की जमीनों को घेर लिया
इस प्रकार उन्होंने बड़ी बड़ी भू संपदाएं बना ली जिससे कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। तो देखिए इसे आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं चकबंदी से, ठीक है। तो इन जमींदारों ने क्या किया, अपने आसपास की जो जमीनें थी उनको भी खरीद लिया और गांव की सार्वजनिक जमीनों को भी घेर लिया, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, सारी जमीनों को अपने अंडर में ले लिया, जिससे क्या हुआ, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई और इंग्लैंड जो था यहाँ पे कृषि क्रांति जो थी उसको यहाँ पर बढ़ावा मिला। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो ये तो हो गया आपका औद्योगिक क्रांति के बारे में। अगला जो पॉइंट है बच्चों वो है हमारा लंदन के बारे में, ठीक है। लंदन एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर। तो देखिए लंदन एक व्यापारिक शहर, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी यहाँ पे जो बिल्डिंगें दिखाई जा रही हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग टाइप की अलग डिजाइन की जो बिल्डिंग्स हैं, ये किस चीज का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है, ठीक है। 18वीं शताब्दी से यूरोप का जो लंदन शहर था ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि अगर भूभाग देखा जाए, ठीक है, भूभाग या फिर कह लीजिए क्षेत्रफल इसकी दृष्टि से एवं जनसंख्या यानी कि लोगों की दृष्टि से भी, जनसंख्या की दृष्टि से भी ये जो लंदन शहर था वो सबसे बड़ा शहर था, ठीक है। और बड़े बड़े शहर जो थे वो इसी के आसपास के एरिया में बसे हुए थे। अगला पॉइंट है कि लंदन ने यूरोप में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में अर्थात पूरे वर्ल्ड में एक अहम योगदान जो था, अहम जो भूमिका थी वो प्राप्त इसने कर ली थी। किसके रूप में, एक व्यापारिक शहर के रूप में। चलिए आगे देखते हैं। 18वीं शताब्दी तक आते आते भूमंडलीय व्यापार का केंद्र, अर्थात भूमंडलीय का यहाँ पे मतलब हो गया कि विश्व का जहां से कुछ प्रतिशत कुछ देशों के साथ में व्यापार, उसे कहते हैं भूमंडलीय व्यापारिक केंद्र, यानी कुछ देशों का व्यापार इससे जो इंग्लैंड था, सॉरी जो लंदन था, इससे होने लगा था, ठीक है। इटली और फ्रांस इसके जो पत्तन हुआ करते थे, बंदरगाह जो हुआ करते थे, वो हटकर कहां पहुंच गए, हॉलैंड और ब्रिटेन के अटलांटिक पत्तनों पर। इसके बाद जो लंदन ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए ऋण प्राप्ति के प्रधान स्रोत के रूप में एम्स्टर्डम का स्थान ले लिया। देखिए इसके बाद दोबारा से समझते हैं इस पॉइंट को कि 18वीं शताब्दी तक आते आते क्या हुआ कि जो इंग्लैंड था इसने भूमंडलीय अर्थात जहां से 2-4 देशों का अधिक व्यापार होता, तो इस संबंध में इटली और फ्रांस इसके जो बंदरगाह होते थे, यानी कि जहां पे पत्तन हुआ करते थे, ये सभी एक तरह से बंद हो गए, खत्म हो गए, और ये कहां पे नए खुल गए, हॉलैंड और ब्रिटेन के अटलांटिक पत्तनों पर। इसकी वजह से लंदन ने अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक और ऋण प्राप्ति के प्रधान स्रोत के रूप में भी एम्स्टर्डम का स्थान ले लिया, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये लोन भी देने लगा। लंदन जो था वो इंग्लैंड, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज इन तीनों के बीच में, अर्थात मान लीजिए ये आपका इंग्लैंड है, ठीक है, और ये है अफ्रीका और ये है वेस्ट इंडीज, तो जो लंदन था वो यहाँ पे उपस्थित था। तो ये इस तरह से ये जो था वो त्रिकोणीय व्यापार के रूप में कार्य करता था। ये त्रिकोणीय व्यापार के रूप में कार्य करता था, किसके लिए, एक व्यापार के केंद्र के रूप में। तो लंदन के बारे में ये चीज आपको पता चली। एक पॉइंट और है यहाँ पे, अमेरिका और एशिया में व्यापार करने वाली कंपनियां जो थी उनके कार्यालय भी कहां थे, लंदन में थे। देखिए कितने बड़े बड़े देश, अमेरिका और एशिया, इनकी व्यापारिक कंपनियों के कार्यालय भी कहां पे है, लंदन में। कितनी बड़ी बात है। नदी पोतों के जरिए ढोया जाने वाला माल समुद्र तटीय जहाजों तक लाया जाता था, जिन्हें तटपोत कहा जाता था। ये एक पॉइंट है कि मान लीजिए समुद्र तटीय जो जहाज थे उनसे जो माल लाया जाता था उन्हें क्या कहते हैं, तटपोत कहा जाता है, ठीक है। अब यदि देश में यानी कि लंदन में किसी को अपना व्यापार स्थापित करना है, व्यापार शुरू करना है, तो क्या होता था कि देश के वित्तीय प्रणाली जो उसका केंद्र था, बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिसकी स्थापना हुई थी 1694, ये क्या करती थी, गांव से गरीब लोगों को उनका व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक जो थी वो ऋण प्रदान करती थी एवं इन लोगों को कुछ परिवहन के साधन भी उपलब्ध कराती थी, जिससे अपना व्यापार सुचारू रूप से एवं सही से कर सके। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में ये चीजें आपको याद रखनी है कि देश की वित्तीय प्रणाली का केंद्र था, स्थापना हुई थी 1694 में, ये ऋण दिया करती थी बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो लंदन शहर के बारे में ये सारी की सारी चीजें आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। सबसे पहले तो व्यापारिक शहर था लंदन शहर, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर था, छोटे छोटे देश भी के आसपास थे, संपूर्ण विश्व में इसने एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था, भूमंडलीय व्यापार का ये केंद्र हो गया था, ऋण भी देने लगा था,
अमेरिका और एशिया में व्यापार करने वाली कंपनी के कार्यालय भी लंदन में हुआ करते थे। तटपोर्ट के बारे में और बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों जो आपको लंदन शहर से संबंधित याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जो हमारे पॉइंट्स आएंगे बच्चों वो औद्योगिक क्रांति में योगदान किस किस का रहा है इसके बारे में आएंगे। तो देखिए सबसे पहला है औद्योगिक क्रांति कोयला और लोहा। औद्योगिक क्रांति कोयला और लोहे का योगदान। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वो आपको लोहा यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, सॉरी लोहा नहीं, ये जो है वो कोयला है और कोयले फैक्ट्री के अंतर्गत ये जो आप देख रहे हैं ये वर्कर्स हैं कुछ यहाँ पे। तो ये जो है वो इमेज आपको दिखाने के लिए इसलिए लगाई ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए कि कोयला फैक्ट्री में काम किस तरह से होता है। तो देखिए कोयला और लोहा मशीनीकरण के लिए मुख्य सामग्री जैसे कि कोयला और लोहा ये क्या होते थे, मुख्य आय के स्रोत हुआ करते थे, जो कि बहुतायत मात्रा में कहां पे उपलब्ध होते थे, ब्रिटेन में ही देखने को मिल जाते थे। और ये जो मतलब कि कोयला और लोहे इसके अलावा सीसा, तांबा, रांगा जैसे टिन कहते हैं, ये सभी भी ब्रिटेन के अंतर्गत मिलते थे। लेकिन यहाँ पे एक समस्या थी। समस्या ये थी कि लौह प्रगलन ने सबसे पहले अधिकतर काठ कोयले का यानी कि जो लकड़ी का कोयला होता है, जो कि सॉरी चारकोल का जो कोयला होता है उसका उपयोग किया जाता था, जो कि अधिक दूरी तक ले जाएं तो वो रास्ते में टूट जाता था एवं इससे जो लौह प्रगलन के दौरान जो लोहा निकलता था वो काफी घटिया किस्म का होता था और ये पर्याप्त मात्रा में भी उपलब्ध नहीं होता था। तो एक तरह से कहे तो ब्रिटेन में शुरू में जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है, उससे पहले जो वहां पे काम होता था लौह प्रगलन का, उसमें क्या होता था, काठ के कोयले था, चारकोल का उपयोग किया जाता था, जो कि काफी एक तरह के लिए भ्रंश अर्थात जिसमें कई सारी कमियां हो, जिसमें से एक थी कि दूरी तक ले जाने में वो टूट जाता था, घटिया किस्म का होता था, घटिया किस्म का लोहा इससे तैयार होता था। तो ये सारी चीजें आपको लौह प्रगलन के बारे में याद रखनी है। अब देखिए ये तो हो गई इंपॉर्टेंट छोटी सी बात। अब इसके समाधान के लिए कुछ यहाँ पे परिवर्तन भी किए गए हैं, ठीक है, आविष्कार किए गए हैं। तो औद्योगिक क्रांति में सबसे पहला आविष्कार था धन भट्टी का आविष्कार। तो देखिए इसमें आप तीन डर्बियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रथम अब्राहम डर्बी 1617 से 1717। इसके द्वारा कोक का इस्तेमाल किया गया, किसमें, दमन भट्टी के आविष्कार के दौरान, क्योंकि इसमें जो था वो उच्च ताप उत्पन्न करने की शक्ति थी और यह पत्थर एवं कोयले के गंधक तथा अपद्रव्य से निकलकर तैयार किया जाता था। अर्थात प्रथम अब्राहम डर्बी ने क्या किया कि दमन भट्टी का आविष्कार किया। इसने कोक का इस्तेमाल इसमें किया क्योंकि ये जो कोक था वो उच्च ताप उत्पन्न करने की शक्ति रखता था, जिससे कि मशीन चल सकती थी। और ये जो था वो कोयले के गंधक और अपद्रव्य से निकालकर बनाया जाता था। भट्टियों को काठ कोयले पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। अर्थात जब ये धन भट्टी का आविष्कार हो गया तो इन भट्टियों को काठ कोयला अर्थात जो चारकोल कोयले का उपयोग किया जाता था उस पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। इससे निकला हुआ जो लोहा हुआ करता था वो पहले की अपेक्षा अधिक बढ़िया भी होता था और लंबी ढलाई के लिए इसे दूर भी ले जाया जा सकता था। तो ये तो बात हो गई आपकी धन भट्टी के आविष्कार के बारे में। फिर द्वितीय डर्बी की अगर हम बात करें तो द्वितीय डर्बी ने क्या किया, ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास किया, जो कि कम भंगुर था। अर्थात ढलवा लोहे यानी कि जिसे आप ढाल सकते थे उसे पिटवा लोहे में उसका विकास किया, जो कि कम भंगुर था, जिसमें कि कम अशुद्धियां पाई जाती थी। तो ये हो गया आपका जो धमन भट्टी का आविष्कार था उससे संबंधित सारी बातें। अगला पॉइंट देखते हैं जो कि है आपका औद्योगिक क्रांति में आलोडन भट्टी का आविष्कार। अब इस आलोडन भट्टी के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, चलिए उसे देखते हैं। तो सबसे पहले है औद्योगिक क्रांति आलोडन भट्टी। पहले दमन भट्टी का आविष्कार देखा, अब आलोडन भट्टी। हेनरी कॉर्ट के द्वारा आलोडन भट्टी और बेलन मिल का आविष्कार किया गया, जिसमें परिशोधित लोहे से छड़ें तैयार करने के लिए भाप की शक्ति का इस्तेमाल किया गया था। इस आविष्कार से लोहे के अनेक उत्पाद बनाना संभव हो पाया। अर्थात हेनरी कॉर्ट के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, हेनरी कॉर्ट के द्वारा आलोडन भट्टी का आविष्कार एवं बेलन मिल का आविष्कार किया गया। इसमें क्या होता था, लोहे की छड़ें तैयार की जाती थी जिसमें भाप की शक्ति का उपयोग होता था। और इस आविष्कार से लोहे के अनेक उत्पाद, जैसे कि देखिए यहाँ पे देखते हैं कि 1770 के दशक में मेजान विल्किंसन ने
सर्वप्रथम लोहे के औजार बनाए जिसमें लोहे की कुर्सियां, आसब, शराब की भट्टियों के लिए टंकियां, लोहे के सभी आकारों की नालियां अर्थात पाइप, इन सभी को बनाया। यानी कि देखिए हेनरी कॉट ने क्या किया, बेलन मिल का एवं आलोडन भट्टी का आविष्कार किया, और मेजन विल्किंसन ने क्या किया, जो लोहे के औजार थे उनको बनाया, जैसे कि कुर्सियां, टंकियां, नालियां अर्थात पाइप। तो ये तो हो गया आपको औद्योगिक क्रांति के बारे में, आलोडन भट्टी के संबंध में छोटी सी बात। अब एक पॉइंट और है इसमें छोटा सा कि 1779 में, ठीक है, यहाँ पे देख पाएंगे 1779 में जो तृतीय डर्बी था, इसने विश्व में पहला लोहे का पुल कहां पे बनाया, कोलब्रुकडेल में, ठीक है, कोलब्रुकडेल में। और ये किस नदी पे बनाया, सेवन नदी पर। ये बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि इस तरह से पूछ लेगा कि कोलब्रुकडेल जो पुल था, लोहे का पुल, वो सर्वप्रथम किसने बनाया, या विश्व का पहला पुल कहां बना, किसने बनाया। तो इसको एक बार दोबारा से पढ़िए और याद रखिएगा किस तरह से। 1779 में तृतीय डर्बी के द्वारा विश्व का सबसे पहला लोहे का पुल कोलब्रुकडेल में सेवन नदी पर बनाया गया। याद रखिएगा बड़े अच्छे तरीके से। ब्रिटेन के लौह उद्योग ने 1800 से 1830 के दौरान अपने उत्पादन को चौगुना बढ़ा लिया और उसका उत्पादन पूरे यूरोप में सबसे सस्ता था। अर्थात जब ये आविष्कार हो गए आलोडन भट्टी का, ठीक है, दमन भट्टी का आविष्कार, तो इससे क्या हुआ, ब्रिटेन में जो लौह उद्योग था वो 1800 के दशक से 1830 के दशक में बहुत अत्यधिक तेजी से फैला और उसका उत्पादन चौगुना हो गया, जिसकी वजह से उत्पादन पूरे यूरोप में फैल गया, जो कि काफी सस्ता भी होता था। तो ये सारी चीजें आपको इस बारे में समझ में आ गई। तो एक बार आज हम फिर से समराइज कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले तो औद्योगिक क्रांति कहते किसे है, सर्वप्रथम उपयोग किसके द्वारा किया गया है, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो देखा। फिर देखा हमने सर्वप्रथम ब्रिटेन जो है, इसके 3 हिस्से इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इसके बारे में किस किस तरह से जो सर्वप्रथम ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई है उसके बारे में देखा। कृषि क्रांति किसे कहते हैं इसके बारे में देखा, जो कि इंग्लैंड से संबंधित थी। अगला पॉइंट देखा हमने, लंदन जो था वो एक मुख्य तौर पर व्यापारिक शहर के रूप में ये विकसित हुआ था। फिर अगला पॉइंट था औद्योगिक क्रांति में कोयला और लोहे का जो विकास है वो किस तरह से हुआ, ये देखा हमने। देन नेक्स्ट पॉइंट था हमारा आज का दमन भट्टी का आविष्कार, ठीक है, दमन भट्टी के आविष्कार में प्रथम डर्बी, द्वितीय डर्बी के बारे में आपने देखा। फिर औद्योगिक क्रांति के बारे में आलोडन भट्टी का आविष्कार, हेनरी कॉट और तृतीय डर्बी। तो यहाँ पे आज का वीडियो हमारा खत्म होता है। तो आशा करता हूं बच्चों आज की ये जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इससे चैप्टर से संबंधित जो पॉइंट्स हैं वो देख सके। और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। बच्चों हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, जो डेली बेसिस से अपडेट है, वो आपको मिलते रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।